वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के रिसर्च मेथड्स पेपर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एक अच्छी हाइपोथेसिस हम कैसे बना सकते हैं। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगी कि हाइपोथेसिस क्या है, ताकि आप सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस को ठीक प्रकार समझ पाएं। स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस का मतलब है एक कच्चा सिद्धांत जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में परीक्षण के लिए रखता है। हाइपोथेसिस अनुसंधानकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है और अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में या अंधकार में इधर उधर भटकने से बच जाता है। अब हम बात करें कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए एक अच्छी हाइपोथेसिस का सोर्स क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स, अनुसंधानकर्ता की खुद की विचारधारा, उसके इंट्यूशंस, उसकी इमेजिनेशन और उसका आईक्यू लेवल मूल रूप से एक प्राकल्पना का सोर्स बनता है। इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि पोइट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी या पूर्व के जो सिद्धांत है वो भी अनुसंधानकर्ता के लिए एक अच्छी प्राकल्पना बन सकते हैं। इसी बारे में गुड एंड हार्ट मानते हैं कि मूल रूप से अगर एक अनुसंधानकर्ता एक अच्छी हाइपोथेसिस बनाना चाहता है तो उसके लिए मूल रूप से 4 आधार हो सकते हैं। इन चारों आधारों की हम एक एक करके बात करेंगे। इनमें जो पहला आधार है वो है सामान्य संस्कृति या जिसे हम कहेंगे जनरल कल्चर। जनरल कल्चर या सामान्य संस्कृति हमारे समाज की जो सदस्य हैं उनके रहन सहन, खान पान, वस्त्रों की शैली और ये सभी हमारी सामान्य संस्कृति का एक हिस्सा है, या हम कहें कि यही हमारी सामान्य संस्कृति है तो भी कोई गलत नहीं है। अब हम ये कहेंगे कि एक अनुसंधानकर्ता जिस संस्कृति में रहता है उसकी वही संस्कृति उसकी प्राकल्पना का आधार बनती है। यदि हम ये कहें कि प्राकल्पना के लिए एक अनुसंधानकर्ता अपने संस्कृति से आधार ग्रहण करता है तो ये मूल रूप में एक अच्छी हाइपोथेसिस का आधार होती है। हमारी सामान्य संस्कृति के बारे में अगर हम बात करें तो उसके मूल 3 पक्ष होते हैं। जो पहला पक्ष है वो है कल्चरल बैकग्राउंड या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विज्ञान और प्राकल्पनाओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अलग अलग देशों की अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है और ये अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही अलग अलग तरह से विज्ञान के उद्भव और विकास को प्रोत्साहित करती है। अगर हम इसे इस प्रकार समझें कि आधुनिक भौतिक विज्ञानों का विकास और स्वयं समाजशास्त्र का विकास पश्चिमी देशों और स्पेशली अमेरिका में ही क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ, तो इसका मूल कारण भी वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्य ही हैं। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अमेरिका और भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण दोनों देशों में निर्मित होने वाली जो प्राकल्पनाएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की है। कैसे? भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार, नातेदारी ऐसी घटनाओं का विशेष महत्व है या ऐसी अवधारणाओं का विशेष महत्व है। इसीलिए भारत में होने वाले
सिद्धांतों का निर्माण या भारत में होने वाले विज्ञान का विकास भी इसी प्रकार की प्राकल्पनाओं पर आधारित है। फिर अगर हम बात करें कि पश्चिमी देशों में व्यक्तिवाद का अधिक प्रभाव है, वहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसीलिए वहाँ बनने वाली प्राकल्पनाएं भी इसी प्रकार की या इसी प्रकार के होती है। अगर हम ये कहें कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही एक विशेष प्रकार की प्राकल्पना को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या ये कहें कि एक विशिष्ट प्रकार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही एक विशिष्ट प्रकार की प्राकल्पना को जन्म देती है। फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही हमारे लोक विश्वास शामिल हैं। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी मान्यताएं, विश्वास, कहावतें, मुहावरे, दोहे, तुकबंदियां और सुक्तियां आदि होती है। चूंकि इनका प्रचलन समाज में बहुत लंबे समय से होता रहा है, अतः कुछ लोग इन्हें आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और कुछ लोग इनकी वैज्ञानिकता पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और ये मानते हैं कि ये कहावतें और विश्वास काल्पनिक हैं। यदि कोई अनुसंधानकर्ता वास्तव में इन कल्पनाओं की या इस तरीके के मुहावरों की या इस तरीके की मान्यताओं की जांच करना चाहता है, तो वो भी एक प्राकल्पना बन सकती है और इसके आधार पर भी अनुसंधानकर्ता सिद्धांतों का निर्माण कर सकता है। फिर बात आती है सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन की। सामाजिक परिवर्तन हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं है, समय के साथ साथ इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन ही नई नई प्राकल्पनाओं या हाइपोथेसिस को जन्म देता है। अगर हम इसे इस प्रकार समझें कि भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में जो प्राकल्पनाएं बनती है, वो ये हो सकती है कि भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण का विकास होता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटेंगे और जाति प्रथा का विघटन होगा। इसी प्रकार भारतीय समाज के संदर्भ में हम ये भी प्राकल्पना बना सकते हैं कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च होती जाएगी, या अगर हम कहें कि प्रजातंत्रीय मूल्यों के प्रसार के साथ साथ समानता की भावना में वृद्धि होगी, तो ये सारी प्राकल्पनाएं या हाइपोथेसिस सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने वाली प्राकल्पनाओं के रूप में हमारे सामने उभर कर सामने आएगी। फिर गुड एंड हार्ट मानते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांत या साइंटिफिक थ्योरीज भी प्राकल्पनाओं का अच्छा सोर्स हो सकती है। वो ये मानते हैं कि प्राकल्पनाओं से सिद्धांत और सिद्धांतों से प्राकल्पनाओं का निर्माण लगातार चलता रहता है। पूर्व में जो सिद्धांत निर्मित हो चुके हैं, बाद में आने वाले अनुसंधानकर्ताओं के लिए या नवीन अनुसंधानकर्ताओं के लिए वो एक हाइपोथेसिस का आधार हो सकते हैं। नवीन अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही सामान्यीकरण करते हैं और इन सामान्यीकरण के आधार पर ही प्राकल्पनाओं के रूप में अपने नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें तो ये कह सकते हैं कि जैसे मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर ही उनके बाद के जो समाज वैज्ञानिक हैं या उनके बाद के जो अनेक अनुसंधानकर्ता है, उन्होंने मार्क्स के सिद्धांत से ही अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण कर अनेक नए सिद्धांतों का निर्माण किया है और उनके सिद्धांतों के आधार पर ही अनेक नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांतों से प्राकल्पनाएं और प्राकल्पनाओं से वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण लगातार चलता रहता है और इस प्रकार विज्ञानों का विकास लगातार होता रहता है। फिर बात आती है एनालॉजीज या सादृश्यताओं की या समानताओं की या समरूपता की। इसे इस तरह समझेंगे कि कई बार समानताएं या समरूपताएं भी
प्राकल्पना को जन्म देती है। हम दो चीजों में या दो पक्षों में समानता के आधार पर अपनी प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव या सोशल ऑर्गेनिज्म के आधार पर अपनी प्राकल्पना का निर्माण किया और उसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया। उन्होंने समाज की कल्पना जीवों के शरीर रचना से ग्रहण की और समाज को भी एक शरीर की भांति ही माना और इस तरह से एक नवीन प्राकल्पना से एक नवीन सिद्धांत का निर्माण किया। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार अगर हम कहें कि मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से पाए जाते हैं या पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के आधार पर भी मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना करके हम अपने लिए प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं और उन प्राकल्पनाओं का अध्ययन करके हम नवीन सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत अनुभव या पर्सनल एक्सपीरियंस की। हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस कई बार हमारी प्राकल्पना का आधार बनते हैं। इसे अगर हम इस रूप में समझने का प्रयास करें कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव कई बार हमें नवीन चीजों से परिचित करवाते हैं और उन नवीन चीजों के प्रति हमारी जिज्ञासा ही एक नवीन प्राकल्पना को जन्म देती है। जैसे न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्राकल्पना बाद में उनके लिए एक प्राकल्पना बनी और इसी के आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का निर्माण किया। इसी प्रकार यदि हम कहें कि डार्विन की अस्तित्व के लिए संघर्ष की प्राकल्पना और माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की प्राकल्पना भी उनके व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम थी, तो गलत नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे जीवन में जो विशेष अनुभूतियां होती है या जो विशेष घटनाएं घटित होती है या जिन्हें हम अलग तरह से देखते हैं, वो सभी घटनाएं हमारे लिए प्राकल्पना बन सकती है या इनके आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं हमारे इंट्यूशन या अंतःप्रज्ञा की। अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन या हमारे मन की आवाज। हमारे मन की आवाज कई बार हमें ऐसी नवीन घटना से परिचित कराती है जिसके बारे में जिज्ञासा हमें नवीन प्रकार की प्राकल्पना को जन्म देने के लिए प्रेरित करती है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष इसी प्रकार की हमारी अंतर्दृष्टि या इंट्यूशन या हमारे जो मन के भाव हैं उन पर आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को ये कहते हुए भी सुनते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है, मेरे अंदर से ऐसी आवाज आती है। तो ये जो अंदर की आवाज है या जो हमारी अंतःप्रज्ञा है या जो हमारे मन की आवाज है, वो मन की आवाज हमारी प्राकल्पना का आधार हो सकती है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस प्रकार की परिकल्पनाओं का या प्राकल्पनाओं का परीक्षण बहुत कठिन होता है, किंतु यदि कोई अनुसंधान करता चाहे तो इनके आधार पर भी अनेक सिद्धांतों का निर्माण कर सकता है। अगर हम कहें कि हमारे महापुरुषों और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा इसी प्रकार की अंतःप्रज्ञा के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं जो बाद में अनेक धार्मिक सिद्धांतों का आधार बनते हैं। इन्हीं धार्मिक सिद्धांतों की यदि वैज्ञानिक जांच की जाए तो बाद में वे वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर निर्मित हो जाते हैं। फिर बात आती है रिसर्च और लिटरेचर की, यानी कि अनुसंधान और साहित्य की। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों एवं साहित्य के आधार पर भी प्राकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि पूर्व की जो अनुसंधान करता है, जिन आधारों को लेकर सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उन सिद्धांतों की हम वर्तमान समय में या वर्तमान समाज में प्रासंगिकता को लेकर उनका अध्ययन कर सकते हैं, उन पर शोध कर सकते हैं। यदि वे प्रासंगिक होते हैं
तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यदि वे बदल चुके हैं तो ऐसी स्थिति में नवीन सिद्धांतों का निर्माण होता है। इस प्रकार पूर्व के अनुसंधान, पूर्व का साहित्य या इसी प्रकार के विज्ञान या वर्णनात्मक साहित्य और कलाकारों और चिंतकों के द्वारा हमारे सामाजिक संबंधों के आधार पर जो सिद्धांत निर्माण किया गया है, उन सिद्धांतों के शोधन के रूप में जो नवीन विचार उभर कर सामने आते हैं, वे भी प्राकल्पनाओं का आधार हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार अनुसंधानकर्ता का स्वयं का व्यवहारिक ज्ञान ही और उसका सैद्धांतिक ज्ञान ही मूल रूप से एक उपयोगी प्राकल्पना का आधार हो सकता है। हमारे अगले वीडियो में हम प्राकल्पना के ही एक अन्य पक्ष के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।